जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन क्लाइमेट के बारे में, भारत की जलवायु के बारे में। भारत की जलवायु पढ़ने से पहले हम ये जानें कि जलवायु होती क्या है। जैसा कि हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा था कि मौसम और जलवायु दोनों में फर्क होता है। मौसम का बहुत बड़े स्तर पर लंबे समय में जब स्टडी की जाती है तो उसी के एवरेज को जलवायु कहते हैं। मौसम क्या होता है? मौसम मुख्य रूप से 3 चीजों पर निर्भर करता है। अगर बात होती है कहीं भी किसी भी प्रकार का कि वेदर कैसा है, मौसम कैसा है किसी स्थान का, तो हम कैसे समझें? 3 चीजों को हमें समझना है। टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। ताप, दाब और आर्द्रता, ये 3 चीजें, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, और इनके कारण से चलने वाली हवाएं, ये मुख्य भूमिका अदा करती हैं किसी भी स्थान के मौसम को समझने में। तो टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, उससे मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। प्रेशर कम या ज्यादा है तो मौसम प्रभावित होगा। ह्यूमिडिटी कम या ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो मौसम अलग होगा। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी तो बारिश हो जाएगी, तो मौसम परिवर्तित होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मौसम का मिजाज एक दिन में कई बार बदल सकता है। लेकिन जब इसी मौसम को बहुत लंबे समय में इसकी स्टडी की जाए, बहुत लंबे समय में मतलब कम से कम 30 साल की स्टडी, 30 साल तक किसी भी स्थान का मौसम कैसा कैसा रहा, जब उसकी एवरेज कंडीशन निकाली जाती है तो उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेट क्या है? मौसम का दीर्घकालिक प्रभाव है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ वेदर इज कॉल्ड क्लाइमेट। और वो कैसा इफेक्ट? वो एवरेज इफेक्ट। तो एवरेज मतलब इस साल मौसम में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले। अगर हम रोज की मौसम की बात करें तो हम स्वाभाविक है, हम कहेंगे यार आज मौसम ऐसा रहा, सुबह बादल थे, शाम को बादल नहीं थे। आज तो दोपहर में बहुत बादल थे, पानी भी गिरा, शाम को मौसम साफ हो गया। ऐसा पूरे बारिश भर अगर हम देखें, अनुमान लगाएं, तो हम पूरे बारिश के अगर 120 दिन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे 120 दिन हमने अध्ययन किया, हमने ये पाया औसतन 3 से 5 बजे के बीच में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। ऐसा कह सकते हैं हम। बारिश तो सुबह भी हुई थी, बारिश शाम को भी हुई थी, लेकिन 3 से 5 के बीच में ज्यादातर बारिश हुई है। तो हम जब भोपाल के मौसम की बात करेंगे तो हम यही कहेंगे कि भोपाल में पानी 3 से 5 के बीच में ही ज्यादातर गिरता है। तो वो यहां का एक क्लाइमेट बन गया कि पूरे सीजन की हमने बात की तो यहां पर ह्यूमिड जो नेचर था एनवायरनमेंट का, वो 3 से 5 के बीच में ज्यादा था। इस तरह से जब यही कैलकुलेशन कई सालों तक किया जाता है तो हम कई सालों के बाद बोलते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा रहा कि यहाँ इतनी वर्षा हुई, इतनी और ये समय में वर्षा हुई। यहां पर विषम परिस्थितियां जो रही हैं, मेरे पास नहीं है, तेजू ले गई शायद। तो यहां जो परिस्थितियां विषम रही हैं वो कैसी कैसी रही, कौन कौन किस किस के लिए ये परिस्थितियां अनुकूल थी, किसके लिए नहीं थी, क्या इसके पीछे कारण थे, इन सब की स्टडी विस्तार से की जाती है। इसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। तो जब इंडियन क्लाइमेट की बात आती है तो सबसे पहला बात यही आती है कि भारत में मानसूनी जलवायु है। भारत का जो क्लाइमेट है वो मानसूनी क्लाइमेट है। मानसूनी क्लाइमेट का क्या मतलब होता है? मानसूनी क्लाइमेट वह क्लाइमेट होता है जो मुख्य रूप से रीजनल विंड्स के फ्लो पर आधारित होता है। भारत में क्षेत्रीय हवाओं का प्रभाव है। यहां क्षेत्रीय हवाओं का प्रभाव है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हवाएं 6 महीने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और 6 महीने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। तो ये रीजनल विंड्स कहलाती हैं। रीजनल विंड्स के प्रभाव में आता है इंडिया, इसीलिए। और वो जो रीजनल विंड्स हैं वो कैसी हैं? उन्हीं को हम मानसूनी पवनें कहते हैं, मानसून विंड कहते हैं। इसीलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है उसे मानसून क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है। तो इंडियन क्लाइमेट इज मानसून क्लाइमेट। और ये किस चीज से अफेक्टेड होता है? मुख्य रूप से विंड के चलने की दिशा से। तो जो विंड्स होती हैं भारत में वो 6 महीने साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट और 6 महीने नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट चलती हैं। और यही विंड का नेचर होता है, इसी से इंडियन क्लाइमेट का नेचर तय होता है। तो अब हमको यह समझ में आ गया कि भारत में वास्तव में मानसूनी जलवायु है। इसके बाद
अगर हम ये देखें कि हिंदुस्तान में ओवरऑल हिंदुस्तान की पोजीशन आप देखें कि नक्शे पर कहां आती है, इंडिया की पोजीशन कुछ कुछ इस तरह की है। आप देखेंगे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का भाग ये क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल। ये ट्रॉपिकल क्षेत्र है, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उष्णकटिबंध कहां से होता है, इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5। इंडिया का जो सबसे ऊपर का सिरा है वो कितना है, 36 के 7, 37 डिग्री और 6 मिनट, यही है। तो इंडिया की पोजीशन देखिए आप, यहां है 8 डिग्री 4 मिनट, और नीचे मान लो इक्वेटर है, यहां मान लो इक्वेटर है थोड़ी देर के लिए। तो इक्वेटर टू कैंसर, ये वाले भाग को क्या कहेंगे हम, ट्रॉपिकल रीजन। और इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, ये टेम्परेट क्षेत्र शुरू हो जाता है। टेम्परेट कहां तक है, अप टू 66.5। आर्कटिक सर्कल तक ऊपर का भाग टेम्परेट क्षेत्र कहलाता है। लेकिन ट्रॉपिकल के जस्ट पास वाला उसे बोलते हैं सब ट्रॉपिक, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये उष्ण कटिबंध है, ऊपर उपोष्ण कटिबंध है। उपोष्ण मतलब उष्ण के ही जैसा स्वभाव रखने वाला, उसी के जैसा स्वभाव रखने वाला पास वाला क्षेत्र। तो ये उष्ण कटिबंध है, इसलिए इसके पास वाला क्षेत्र ये उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो भारत, पूरा परीक्षा में प्रश्न आता है कि भारत की जो सिचुएशन है, उसकी जो स्थिति है, लोकेशन है, वो किस कटिबंध के अंतर्गत आती है। तो आप कहेंगे कर्क रेखा के नीचे का भाग वो उष्ण कटिबंध यानी किस में आएगा, ट्रॉपिकल रीजन में आएगा, ट्रॉपिकल क्षेत्र में, ट्रॉपिकल जोन में आएगा। और कैंसर के ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये टेम्परेट का निचला भाग है, जिसे हम सब ट्रॉपिक रीजन कहते हैं, सब ट्रॉपिक जोन कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया में दो ही पार्ट मिलेंगे, ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक। पूरा इंडिया इन्हीं दोनों के बीच में, इन्हीं दोनों क्षेत्रों के बीच में समाहित है। इसलिए इंडिया की जब भी हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे। विद्यार्थियों में एक बार फिर आपको बता देता हूं, ध्यान रखेंगे कि ये पूरी अर्थ है और ये बीच में इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, ये कैप्रिकॉर्न है। इन दोनों के बीच का भाग, इक्वेटर के ऊपर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको कहते हैं उष्णकटिबंध। ये गर्म क्षेत्र हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश इन भागों में सबसे ज्यादा पड़ता है। इसके ऊपर का क्षेत्र ये 66.5 आर्कटिक सर्कल, और नीचे 66.5 अंटार्कटिक सर्कल। ये भाग, ये वाले जो भाग हैं, इन भागों को हम कहते हैं टेम्परेट यानी शीतोष्ण। और जो ऊपर वाले भाग हैं ये कैसे भाग हैं, ये बहुत ठंडे हैं, इनको कहते हैं फ्रिजिड। ये पोलर एरिया के पास वाले क्षेत्रों को फ्रिजिड जोन या शीत कटिबंध कहते हैं। ये वाले भाग शीत हैं, ठंडे हैं, क्योंकि पोल के पास में है। नॉर्थ साउथ पोल के पास वाले क्षेत्रों को फ्रिजिड जोन, और इक्वेटर के पास वाले क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन यानी उष्ण कटिबंध। ये उष्ण है, गर्म है, ये ठंडा है। और ठंडे और गर्म के बीच वाला दोनों प्रकार का हुआ, ठंडा और गर्म, इसलिए बोलते हैं शीतोष्ण। शीत भी है, उष्ण भी है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेट जोन। तो इस तरह से पूरा, अब चूंकि भारत कहां पड़ता है, भारत की स्थिति जस्ट ऐसी है, इस टाइप की है कुछ कुछ। ये है भारत। तो भारत कहां पड़ गया, भारत हो गया कैंसर के जस्ट, कैंसर के ऊपर और नीचे दोनों जगह भारत की पोजीशन है। इसीलिए ये वाला भाग सब ट्रॉपिक कहलाता है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल क्षेत्र है। ट्रॉपिकल के पास वाला रीजन लगभग 35 डिग्री तक का क्षेत्र ये सब ट्रॉपिकल कहलाता है, और भारत का हाईएस्ट पीक 37 डिग्री पर है, इसलिए ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो हमने ये पूरी भारत की स्थिति को जानने की कोशिश की। अब विद्यार्थियों, अब आप देखेंगे कि अगर हम ये बात करें कि भारत की हमने लोकेशन समझ ली,
अब थोड़ी देर के लिए हमारे देश में जलवायु मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे देश में प्रादेशिक भिन्नताएं कितनी हैं। प्रादेशिक भिन्नताएं मुख्य भूमिका अदा करती हैं जलवायु के निर्धारण में। तो प्रादेशिक भिन्नता यानी रीजनल वेरिएशन, रीजनल वेरिएशंस किस तरह के होते हैं भारत में, तो आप देखेंगे कि भारत में एक और ऊंचा हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत उत्तरी भाग में बहुत ऊंचा उठा हुआ भाग है जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो दूसरी ओर निचले भाग समुद्र के किनारे हैं, समुद्र के किनारे पाए जाते हैं ये भाग। तो हमने देखा कि कैंसर के ऊपर वाला भाग उसका समुद्र से लेना देना नहीं है, वो समुद्र से हटके है। निचले वाले भाग समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। तो ये आपने देखा कि ऊपर और नीचे के भाग में एक प्रादेशिक भिन्नता देखने को मिली आपको। और इसी प्रादेशिक भिन्नता में हमने क्या देखा कि कहीं ऊंचे भाग हैं तो कहीं नीचे भाग हैं। और दूसरी बात, एक चीज और देखने को मिली, कहीं रेगिस्तान है, कहीं रेगिस्तान सूखा इलाका है। तो रेगिस्तान भी दो प्रकार के हैं, कहीं गर्म मरुस्थल है तो कहीं ठंडा मरुस्थल है। ऊपर ठंडा मरुस्थल है लद्दाख, तो यह भी प्रादेशिक भिन्नता है। तो कहीं बर्फ जमी है, कहीं मरुस्थल है, कहीं समुद्र तटीय इलाके हैं, कहीं पर कोई भाग ज्यादा उठे हैं, कहीं पर कोई भाग कम उठे हैं। तो भारत में प्रादेशिक भिन्नताएं आपको जगह जगह देखने को मिलेंगी। अगर इसी में हम बात करें कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, ज्यादा अफेक्टेड करते हैं, तो ऐसे अफेक्टिंग जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। तो उनमें सबसे पहला फैक्टर तो यही है कि भारत की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित किसने किया? हिमालय ने। क्यों हिमालय ने प्रभावित किया? क्योंकि जो ऊपर से आने वाली कोल्ड वेव्स हैं, साइबेरिया की तरफ से आने वाली जो कोल्ड वेव्स हैं, उनको हिमालय रोकने का काम करता है। और यही कारण है कि भारत के निचले भागों में, इन मध्य भागों में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। आप कभी सोचिए अगर हिमालय ना होता तो क्या होता? अगर हिमालय ना होता तो क्या होता? अगर हिमालय ना होता तो कोल्ड वेव नीचे तक आ जाती और कोल्ड वेव अगर नीचे तक आती तो इन भागों में गर्मियों में उतनी गर्मी नहीं होती जितनी कि अभी होती है। अगर ये गर्मी नहीं होती तो कितना अच्छा होता। कल्पना करो अगर ये गर्मी ना होती जो अभी पड़ती है हमारे यहाँ, बहुत ही सड़ी गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी, अगर ये ना होती तो क्या होता? अगर राजस्थान वाले लोग भी यही सोचें कि अगर ये गर्मी ना होती तो कितना अच्छा होता, कम से कम हम इतनी गर्मी में तो ना रहते। लेकिन अगर ये गर्मी ना होती तो हिंदुस्तान में जितनी फसल पैदा होती है इतनी फसल भी पैदा ना होती। इस गर्मी के कारण ही हिंदुस्तान में फसल पैदा होती है। यानी हिमालय ही हिंदुस्तान को एरेबल लैंड बनाने में मुख्य भूमिका अदा करता है। क्योंकि अगर इतनी गर्मी ना होती तो थार मरुस्थल में लो प्रेशर क्रिएट ना होता, और अगर थार मरुस्थल में इतना लो प्रेशर क्रिएट ना होता तो नीचे से दक्षिण पश्चिम मानसून ऊपर उठता कैसे? नीचे से मानसून को ऊपर उठाने में मुख्य भूमिका अदा करता है थार मरुस्थल, जो खुद सूखा रहकर पूरे हिंदुस्तान को पानी देता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि थार मरुस्थल खुद प्यासा रहता है, पूरे हिंदुस्तान को पानी पिलाता है। खुद प्यासा है, उसको पानी नहीं मिलता, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को पानी मिले इसके लिए वो अपनी कुर्बानी देता है। यह है थार मरुस्थल। अगर हिंदुस्तान में यह ना होता तो हिंदुस्तान को इतनी बारिश कभी ना मिलती। क्योंकि हिंदुस्तान को बारिश मिलती क्यों है? दक्षिण पश्चिम मानसून हिंद महासागर में, जब हिंद महासागर बहुत ठंडा होता है और ये बहुत गर्म होता है, दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण नीचे से हवाएं ऊपर उठती हैं। अगर ये भी ठंडा होता तो प्रेशर डिफरेंस ही ना होता, और प्रेशर डिफरेंस ना होता तो नीचे से मानसून इतना तीव्रता से ऊपर ना आता, और ना आता तो फिर क्या होता? मानसून केवल पश्चिमी घाट तक पहुंचता,
उसमें तीव्रता इतनी नहीं होती कि पश्चिमी घाट को क्रॉस कर जाए। नतीजा ये होता केवल इसी भाग में बारिश होती, बाकी भाग बंजर होता भारत का, बाकी भाग में बारिश ही ना होती। और इधर से जो मानसून उठता वो थोड़ी मोड़ी बारिश करता, वो भी थोड़ी मोड़ी करता, क्योंकि लो प्रेशर तो इतना ज्यादा लो हुआ नहीं है ऊपर की तरफ, ऊपर के भाग उतने गर्म ही नहीं है, तो मानसून में इंटेंसिटी ना होती। इसलिए भारत में मैक्सिमम भूमि ठीक वैसी ही होती जैसी मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट के देश कैसे हैं? वहां पानी नहीं गिरता, ज्यादा पानी नहीं गिरता वहां की जमीन में क्या पैदावार होती है मैंने आपको बताया था। मिडिल ईस्ट के देशों में सबसे ज्यादा अफीम, गांजा, इन सब की खेती होती है, मादक पदार्थों की खेती होती है, क्योंकि वहां मजबूर हैं लोग, यही मादक पदार्थ ऐसी भूमि में उग सकते हैं जहां पानी नहीं है। तो वहां पानी नहीं है, इसलिए मादक पदार्थों की खेती होती है केवल। गेहूं चावल वो पैदा नहीं कर सकते क्योंकि उनमें पानी नहीं है उनके पास। सेम वही स्थितियां हिंदुस्तान की होती, और अगर वही स्थितियां हिंदुस्तान की होती तो हिंदुस्तान में जो जनसंख्या है ना 150 करोड़ पहुंचने वाली है। शायद ये जनसंख्या वैसी होती जैसी रशिया में है, ये जनसंख्या बहुत कम होती, इतनी जनसंख्या हो ही नहीं पाती हिंदुस्तान में, क्योंकि भरण पोषण के लिए इतना अनाज ना होता तो जनसंख्या भी ना होती। जनसंख्या वहीं ज्यादा है जहां खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं। तो इस तरह से थार मरुस्थल का बहुत बड़ा योगदान है हिंदुस्तान को पानी देने में। क्लियर हुआ? ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यदि हिमालय ना होता तो भारतीय जलवायु कैसी होती, किस तरह से प्रभावित होती। एक प्रश्न ये भी बन सकता है यूपीएससी एमपीपीएससी में। दूसरा प्रश्न जैसा मैंने बताया कि अगर थार मरुस्थल ना होता तो क्या स्थिति होती, अगर हिमालय ना होता तो थार मरुस्थल ना होता। यह भी ध्यान रखना, हिमालय ना होता तो थार मरुस्थल ऐसा नहीं होता जैसा आज है, फिर वो हॉट डेजर्ट ना होता, फिर वो भी कोल्ड डेजर्ट होता, फिर हॉट डेजर्ट ना होके कोल्ड डेजर्ट होता, और कोल्ड डेजर्ट होता तो लद्दाख जैसा होता। प्रश्न यह है कि लद्दाख इसलिए डेजर्ट है कि वहां ठंडी हवाएं तो आती हैं और पानी वहां तक पहुंचता नहीं, इसलिए डेजर्ट है। यह डेजर्ट क्यों है? क्योंकि पानी यहां तक पहुंचता नहीं, पानी यहां तक पहुंचता नहीं और गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए मरुस्थल है ये। अगर हिमालय ना होता तो कोल्ड वेव्स नीचे तक उतर आती और ये पूरा भाग हमारा कोल्ड डेजर्ट की भांति व्यवहार करता। ये पूरी भूमि आज जो पंजाब हरियाणा जिस पे हम इतना इतराते हैं पूरे भारतवर्ष को खाना खिलाता है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, ये तीन राज्य। उत्तर प्रदेश चलो ठीक है, उसकी खुद की जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो वो दूसरों को उतना नहीं दे पाएगा, लेकिन पैदावार तो बहुत सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ही करता है अनाज की। पंजाब हरियाणा जनसंख्या की तुलना में बहुत ज्यादा पैदावार करते हैं, इसलिए वो पूरे देश को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत राहत पहुंचाने का काम करते हैं। आज जो हमारे यहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो कंट्रोल सिस्टम है चारों ओर, जो दुकानों पर राशन मिलता है, लोगों को फ्री में अनाज मिलता है, ये कहां से आता है? इसमें बहुत बड़ा योगदान पंजाब हरियाणा का है। आपको पता है कितना योगदान है पंजाब हरियाणा का? पीडीएस सिस्टम का 25 से 50% तक अगर चावल कहीं से आता है तो वो इसी क्षेत्र से आता है। पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत वीट, गेहूं लगभग 35 से लेके 60%, 70% तक गेहूं इन्हीं दोनों राज्यों से आता है। तो पूरे देश को खाना खिलाने का काम यही दोनों राज्य करते हैं, पंजाब और हरियाणा, ये दोनों राज्य। और रही सही कसर पूरी करता है यूपी। यूपी अपने ही इतने बड़े कुनबे को खाना खिला रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। 25 करोड़ पॉपुलेशन है यूपी की, 25 करोड़ से ज्यादा ही हो गई होगी अब तो इतने पॉपुलेशन को खाना यूपी खिला रहा है और बाकी रहे सहे बाकी लोगों को पंजाब और हरियाणा खिला रहे हैं। अगर हिमालय ना होता तो ये सारे के सारे कोल्ड डेजर्ट में कन्वर्ट हो गए होते। आज हिंदुस्तान के पास विश्व में लगभग सबसे ज्यादा, अमेरिका के लगभग बराबर या उससे भी ज्यादा एरेबल लैंड है, तो इसका श्रेय केवल हिमालय को जाता है। अगर आज हिंदुस्तान में एवरेज वर्षा 116 से 118 सेंटीमीटर पर ईयर होती है तो इसका श्रेय राजस्थान को जाता है, इसका श्रेय राजस्थान को है। कुछ श्रेय हिमालय को इस मायने में है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून उठता है तो हिमालय उस मानसून को रोकने का काम करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून उठने के बाद ऊपर हिमालय को पार नहीं कर पाता,
नतीजा क्या होता है, यहां से मानसून वापस जाता है, पहाड़ियों के किनारे किनारे इधर बढ़ता है और इधर भी निकल जाता है, दोनों तरफ शाखाओं में बट जाता है। तो हिमालय मानसून को न सिर्फ रोकता है, न सिर्फ क्रिएट करने में मददगार है। क्यों क्रिएट करने में मददगार है? क्योंकि उसने ठंडी हवाओं को रोक के इस भाग को गर्म कर दिया, और जब ये भाग गर्म हुआ तो प्रेशर डिफरेंस के कारण नीचे से दक्षिण पश्चिम मानसून ऊपर तक बहुत तेजी से इंटेंसिटी के साथ उठता है और पूरे भारतवर्ष को पानी देने का काम करता है। तो वास्तव में हिंदुस्तान में अनुकूल दशाओं को पैदा करने में दो विषम परिस्थितियों ने ही काम किया है, एक थार मरुस्थल की विषम परिस्थितियां और दूसरे हिमालय की विषम परिस्थितियां। कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा उपकार वही करता है जो अपने ऊपर अत्याचार करता है, वही दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। जो इंसान त्याग नहीं करता वो किसी दूसरे के लिए कभी कुछ कर भी नहीं सकता। त्यागी व्यक्ति, त्यागी पुरुष ही कुछ कर सकते हैं, जैसे त्यागी प्रकृति कुछ कर रही है। दोनों उदाहरण आपके सामने हैं। एक और हिमालय हमेशा बर्फ से ढका रहता है, लेकिन वो कितना ज्यादा सहयोग कर रहा है हिंदुस्तान के क्लाइमेट को बनाने में, तैयार करने में। दूसरी ओर थार मरुस्थल हमेशा तपती धूप से तपता रहता है, इतना दुनिया भर की तपन को महसूस करता है। लू थपेड़ों में वहां के लोग भी तो सोचते होंगे ना कि काश हमें भी ऐसा मौसम मिलता जैसा भारत के अन्य लोगों को मिल रहा है। तो अगर थार मरुस्थल को वो मौसम दे दिया जाता तो बाकी के फिर क्षेत्र भूखे प्यासे रह जाते। पानी ना होता, इतना बारिश ना होती, अनाज ना होता, तो आज भारत में जो अनाज और जो पानी है, ये सिर्फ दो ही कारणों से है, थार मरुस्थल अथवा हिमालयन क्षेत्र। यही दो मुख्य फैक्टर हैं जो भारत के क्लाइमेट को बनाने का काम करते हैं। आज भारत की स्थितियां ऐसी हैं, हमारे यहां जो बारिश हो रही है वो भी बड़ा अजीबोगरीब है। भारत में दो ही जगह बारिश नहीं होती, या तो लद्दाख में या फिर तमिलनाडु में या फिर थार मरुस्थल में। ये तीन जगह। थार मरुस्थल में औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम है, लद्दाख में औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम है, तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती ही नहीं, ये पूरा रेन शेडो एरिया में आता है। ये पश्चिमी, ये जो वेस्टर्न घाट है इसके रेन शेडो एरिया में पड़ जाता है, क्योंकि यहां पर नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, इलायची, ये पहाड़ियां पड़ जाती हैं। उन पहाड़ियों को पार करके मानसून इधर पहुंच ही नहीं पाता, तो मानसून क्या करता है, वेस्टर्न घाट में ऊपर चढ़ जाता है और यहां से तमिलनाडु को सूखा रखता है। तो भारत का एकमात्र भाग जिसे बारिश के सीजन में बारिश नहीं मिलती वो तमिलनाडु। लेकिन प्रकृति की भी माया देखो, लौटता मानसून जब आता है तो तमिलनाडु के पास जो कोरोमंडल तट है वो ऊंचा उठा हुआ है, उसी से टकराती हैं। जब वो हवाएं, उत्तर पूर्वी हवाएं जब उससे टकराती हैं तो बंगाल की खाड़ी से पानी भर के टक्कर मारती हैं, सीधे पूरा पानी उड़ेल देती हैं। नतीजा क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर में जम के बाढ़ आती है, इस क्षेत्र में खूब पानी गिरता है। जब सब जगह पानी खत्म हो चुका होता है तब यहां पानी गिरता है। तो ये भी भारत में आप देखिए, यहां की जो स्थितियां हैं वो प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। यही प्रादेशिक भिन्नताएं भारत में जलवायु को एक प्रकार से विशेष बनाती हैं। जो भाग समुद्र के किनारे हैं ये सम जलवायु वाले क्षेत्र हैं। सम जलवायु वाले क्षेत्र होने के कारण ये नीचे का जो ट्रॉपिकल एरिया है, इसकी क्या विशेषता है कि यहां एवरेज टेम्परेचर साल भर 18 डिग्री से ज्यादा बना रहता है। इन भागों में टेम्परेचर 18 डिग्री से ज्यादा बना रहता है, तो यहां सर्दी वाली कोई ऋतु ही नहीं होती। सर्दी की ऋतु निचले भागों में नहीं होती। न होने का कारण क्या है? न होने का कारण है कोस्टल एरिया होना, और कोस्टल एरिया जहां होते हैं वहां जलवायु सम होती है, वहां इवन नेचर होता है। इवन नेचर का मतलब है न गर्मियों में गर्म न सर्दियों में ठंडा, इसको कहते हैं सम जलवायु। तो वहां वार्षिक तापांतर भी बहुत कम होता है। वार्षिक तापांतर मतलब सबसे ठंडे महीने और गर्म महीने के बीच में अंतर बहुत कम है, ना के बराबर है, बहुत कम। इसलिए सम जलवायु बनी रहती है पूरे क्षेत्र में। पूरे भारतवर्ष का एवरेज टेम्परेचर आपको पता है कितना है?
नहीं पता तो लिख लीजिए, 27 डिग्री। पूरे भारतवर्ष का एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्री है, एवरेज। जहां एक और थार मरुस्थल 55 डिग्री तक तप जाता है, तो दूसरी ओर ठंडे प्रदेश लद्दाख, लद्दाख में सबसे ठंडा भाग, भारत का सबसे ठंडा भाग द्रास सेक्टर, द्रास लद्दाख का, जहां का टेम्परेचर -45 डिग्री तक चला जाता है, -45। भारत का लीस्ट टेम्परेचर -45 द्रास लद्दाख में, और हाईएस्ट टेम्परेचर थार मरुस्थल 55 डिग्री तक थार मरुस्थल में, विशेष रूप से जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये सबसे गर्म क्षेत्र हैं भारत के, जहां टेम्परेचर 55 डिग्री तक चला जाता है। तो तापमान में प्रादेशिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। वर्षा में प्रादेशिक भिन्नताएं, वर्षा में कैसी? जहां एक और जैसलमेर में 9 सेंटीमीटर बारिश मुश्किल से होती है, 9 सेंटीमीटर साल भर का एवरेज है, 9 सेंटीमीटर। तो वहीं मासेन राम चेरापूंजी, वहां 1100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश, जबकि सेम अक्षांश पर है। आप देखिए जैसलमेर, और इधर देखिए ये कंडीशन आप देखेंगे, ये अक्षांश देखिए, इस अक्षांश पर, इसी पर पड़ता है जैसलमेर और इसी पर पड़ता है गारो खासी जयंतिया। एक ही अक्षांश पर होते हुए भी बारिश में इतना बड़ा फर्क, एक तरफ 10 सेंटीमीटर बारिश नहीं हो रही है, दूसरी तरफ 1100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है। यह है हिंदुस्तानी क्षेत्र के विशेष प्रभाव, क्योंकि यहां पर उच्चावच बहुत है, यानी रिलीफ, उच्चावच को रिलीफ कहते हैं, ऊंचे नीचे स्थानों को रिलीफ कहा जाता है इंग्लिश में। रिलीफ रीजन भारत में कैसे? कि जहां एक ओर मैदान है तो दूसरी ओर पहाड़ी ही पहाड़ी हैं। यहां पश्चिमी घाट, निचले भागों में पश्चिमी घाट उठे हुए हैं, नीलगिरी है, अनायमुड़ी है, अन्नामलाई की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां। एक ओर ये पहाड़ियां हैं तो दूसरी ओर खुला मैदान है। पश्चिमी घाट काफी ऊंचा है, पूर्वी घाट उतना ऊंचा नहीं है, लेकिन ये भी ऊंचा तो है। अगर हम भारत का नॉर्थ ईस्ट देखें तो नॉर्थ ईस्ट की भी ऊंचाई अच्छी खासी है, पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। इधर ऊपर जम्मू कश्मीर पहाड़ियां हैं, पूरा हिमालयन क्षेत्र पहाड़ी है, तो मध्य क्षेत्र लगभग सपाट है। गंगा यमुना का मैदान बिल्कुल प्लेन है, मैदान नाम ही मैदान है। तो भारत में रिलीफ बहुत देखने को मिलते हैं, उच्चावच क्षेत्र बहुत ज्यादा है। उच्चावच होने के कारण ही कहीं वर्षा अधिक तो कहीं वर्षा कम होती है। एक ही अक्षांश पर वर्षा की विषमता हमें देखने को मिल जाती है। जहां मैंने कहा द्रास सेक्टर में सर्दियों का टेम्परेचर कितना हो रहा है, -45 डिग्री तक चला जाता है। तो उन्हीं सर्दियों में साउथ का टेम्परेचर 18 डिग्री के ऊपर ही बना रहता है, सर्दियों में भी 18 डिग्री के ऊपर रहता है। ये बहुत बड़ी भिन्नता है। तो भारतवर्ष में एक विशेषता और पाई जाती है, गर्मियों में जो सब ट्रॉपिक रीजन है ये बहुत गर्म होता है, इसकी तुलना में ये वाला भाग बहुत गर्म है, या कैंसर के पास वाला भाग भी गर्म है। तो ये वाला भाग जो है ना, ये काफी गर्म क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र बहुत गर्म है भारत में। इन क्षेत्रों के गर्म होने का जो मुख्य कारण है वो ये कि ये मैक्सिमम भाग समुद्र से दूर है, और जो भाग समुद्र से दूर होता है, चाहे भले ही वो मध्य प्रदेश ही क्यों ना हो, ये मध्य प्रदेश का भाग अथवा छत्तीसगढ़ के ये वाले भाग अथवा महाराष्ट्र का ये वाला विदर्भ वाला भाग, ये कल्पना करें थोड़ी देर के लिए, मैं
एक क्षेत्र बना रहा हूं। इस क्षेत्र को देखिए, ये पूरा क्षेत्र समुद्र से दूरी है इसकी। समुद्र से दूरी होने के कारण ये गर्म क्षेत्र है, और जब समुद्र से दूरी होने के कारण क्षेत्र गर्म होते हैं तो ये एक विशेष प्रकार का फीचर है, विशेष प्रकार का गुण है। इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल इफेक्ट या कॉन्टिनेंटल फीचर। इसे हिंदी में कहते हैं महाद्वीपीयता का लक्षण। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। महाद्वीपीयता का लक्षण क्या होता है? ऐसे पार्थिव क्षेत्र, ऐसे टेरेस्ट्रियल एरिया जिनके आसपास समुद्र नहीं होता। इन एरिया, जो पीले रंग की मैंने एक बाउंड्री खींची, इसके आसपास समुद्र नहीं है, इससे समुद्र काफी दूर है। जिन क्षेत्रों से समुद्र दूर होता है वो क्षेत्र अच्छे खासे गर्म होते हैं, उन क्षेत्रों में गर्मी काफी होती है। इसीलिए वहां का जो फीचर है, वहां की जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसे कहते हैं महाद्वीपीय लक्षण। महाद्वीपीयता का लक्षण अर्थात कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, कॉन्टिनेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? महाद्वीप, कभी परीक्षा में प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के अधिक गर्म होने का कारण क्या है, तो नीचे ऑप्शन में लिखा होगा महाद्वीपीय प्रभाव, तो वो सही आंसर है। महाद्वीपीय प्रभाव, इसका मतलब कॉन्टिनेंटल इफेक्ट ज्यादा है उस पर, कोस्टल इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कोस्टल है ही नहीं आसपास। तो महाद्वीपीय प्रभाव का मतलब ही यही होता है कि ऐसे क्षेत्र जो समुद्र से दूर होते हैं, वहां गर्मियों में गर्मी बहुत अधिक होती है और सर्दियों में सर्दी भी बहुत अधिक होती है। दोनों ही चीजें, ये महाद्वीपीय लक्षण है। जबकि कोस्टल लक्षण क्या है? न गर्मी में अधिक गर्मी, न सर्दी में अधिक सर्दी। इसे कहते हैं कोस्टल फीचर। तो कोस्टल इफेक्ट सम जलवायु की तरफ इशारा करता है। महाद्वीपीय इफेक्ट यानी कॉन्टिनेंटल इफेक्ट कैसी जलवायु की ओर इशारा करता है? जहां गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी, यानी विषम जलवायु। तो विषम जलवायु होना ये कॉन्टिनेंटल इफेक्ट का सबसे बड़ा प्रभाव है। विषम जलवायु कॉन्टिनेंटल इफेक्ट के कारण है और सम जलवायु कोस्टल इफेक्ट के कारण होती है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? भारत में जितने हमने कारण देखे, भारत में जो बारिश होती है उस बारिश को करवाने में जेट हवाओं का भी योगदान होता है। जेट विंड्स, जेट विंड्स या तो ये वाली जेट विंड है, इन्हें पश्चिमी जेट विंड कहते हैं, अथवा ये वाली जेट विंड है, इन्हें पूर्वी जेट विंड कहते हैं। जो पूर्व से आती हैं ये जेट विंड होती क्या है? आप अगर एटमॉस्फेयर में जाएं, ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर, ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर लगभग 12-13 किलोमीटर की रेंज में ऊपर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। इनकी स्पीड 110 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर के बीच में होती है। इनको इससे भी ज्यादा हो सकती है, इन्हें जेट विंड्स कहते हैं। हिंदुस्तान में जो जेट विंड चलती हैं वो 110 से 200 किलोमीटर की रेंज में होती है। दो प्रकार की जेट विंड हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के ऊपर से निकलती हैं। एक कहलाती हैं पश्चिमी जेट। ये पश्चिमी जेट कहां से आ रही हैं? यूरोप से। यूरोप से चलती हैं, इनको कहते हैं पश्चिमी जेट। और ये पूर्वी जेट हैं, जो बंगाल की खाड़ी के उधर से पूर्व साइड से आती हैं, इन्हें पूर्वी जेट, ईस्टर्न जेट, वेस्टर्न जेट के नाम से जाना जाता है। ये ईस्टर्न जेट की डायरेक्शन है और ये वेस्टर्न जेट की डायरेक्शन है। जब वेस्टर्न जेट आते हैं तो ये सबसे प्रमुख भूमिका अदा करते हैं यूरोप से चलने वाले चक्रवातों को आगे बढ़ाने में। यूरोप से जो साइक्लोन चलते हैं उन्हें वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ यानी यूरोप से चलने वाले चक्रवात, जिन्हें यही वेस्टर्न जेट अपने साथ खींच कर ले आती है। तो भारत में पश्चिमी विक्षोभों के कारण ही कुछ वर्षा भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को मिल जाती है, जिसमें थोड़ी सी वर्षा किस किस को मिलती है? पंजाब, हरियाणा, ये जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा भाग, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन भागों को थोड़ी बारिश मिल जाती है। राजस्थान को बहुत कम छींटा छांटी। वैसे भी ये पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा 2 से 3% वर्षा होती है भारत में। तो उस वर्षा को यहां तक लाने में ये पश्चिमी जेट हवाएं ये प्रमुख भूमिका अदा करती हैं। ठीक इसी प्रकार जब ये पूर्वी जेट हवाएं चलती हैं तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों को अपने साथ लेकर आती हैं।
चक्रवात जब यहां से उठते हैं तो वो आके सीधे कोस्टल एरिया पर अटैक करते हैं। तो उन चक्रवातों के प्रभाव से ये कोस्टल एरिया में अक्सर बारिश होती है और इनका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है खासतौर से इस क्षेत्र में। ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है चक्रवातों से। इधर चक्रवात अच्छे खासे हैं, लेकिन बस अंतर इतना है, इधर जो चक्रवात आते हैं उनकी इंटेंसिटी कम होती है और इधर जो चक्रवात आते हैं इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। भारत में एक और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आप कभी जाएं तो हर तीसरे चौथे दिन आपको तूफान देखने को मिल जाएगा किनारों पर, कोस्टल एरिया पे, जबकि ये कोस्टल एरिया बिल्कुल सूखे साफ होते हैं। इन कोस्टल एरिया में वैसे आपको हर तीसरे चौथे दिन चक्रवात नहीं मिलेगा। यहां तो क्या है, 100 सुनार की एक लोहार की, जब आएगा तो तरीके से आएगा और पूरा अस्त व्यस्त करके जाएगा। तो बड़े बड़े चक्रवात आते हैं निचले वाले एरिया में, छोटे मोटे चक्रवात ऊपर आते रहते हैं, हर तीसरे चौथे दिन आते ही रहते हैं। तो भारत में पूर्वी घाट को ही अगर हम देखें तो देखिए यहां की जलवायु या यहां के मौसम में भी कितना बड़ा फर्क है कि यहां तो चक्रवात लगभग हर दूसरे तीसरे चौथे दिन आते रहते हैं, तो निचले भागों में ऐसे नहीं आते। और जब आएंगे तो कठोर चक्रवात आएंगे, बड़े कठिन बड़े ऐसे बड़े बड़े चक्रवात आएंगे। तो बंगाली खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों को कोस्टल एरिया में लाने का काम मुख्य रूप से पूर्वी जेट हवाएं करती हैं। इन हवाओं से इस भाग को पानी मिल जाता है। क्लियर हुआ? तो हमें ये एक क्यूमुलेटिव जानकारी ही परीक्षा में देनी है। प्रश्न बनता है भारत की जलवायु को उसके उच्चावचों ने किस तरह प्रभावित किया है। परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि जो रिलीफ इफेक्ट है हिंदुस्तान में, ऊंचे नीचे भागों के कारण भारत की जलवायु किस तरह से प्रभावित हुई है। फैक्टर अफेक्टिंग टू इंडियन क्लाइमेट बाय रिलीफ अथवा बाय लैटिट्यूडिनल पोजीशन, ऐसे करके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। लैटिट्यूडिनल पोजीशन और रिलीफ का भारत की जलवायु को प्रभावित करने में क्या योगदान है। क्लियर हुआ? एक प्रश्न इस तरह से बन सकता है। दूसरा प्रश्न, भारत में टेम्परेचर को प्रभावित करने में इनका क्या योगदान है। भारत में जो वो बारिश को प्रभावित करने में अथवा टेम्परेचर को प्रभावित करने में इनका क्या योगदान है, यह भी प्रश्न हो सकता है। किसका योगदान? उच्चावचों का और अक्षांशीय स्थिति का। भारत की अक्षांशीय स्थिति, लैटिट्यूडिनल पोजीशन ऑफ इंडिया और रिलीफ ऑफ इंडिया, ये दोनों किस प्रकार भारत में किस किस को प्रभावित कर रहे हैं। मानसून को कैसे प्रभावित करते हैं या वर्षा को किस तरह से प्रभावित करते हैं, टेम्परेचर को किस तरह से प्रभावित करते हैं। अथवा भारत में भारत की जलवायु में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है, यानी रीजनल वेरिएशंस पाए जाते हैं इंडियन क्लाइमेट में। तो इसको रीजनल वेरिएशंस हैं, ये वेरिएशन किन कारणों से होते हैं, उन कारणों पर प्रकाश डालिए, ऐसा करके प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में प्रादेशिक भिन्नताओं के कारण जलवायु में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। How does regional variations affecting to Indian climate? तो विद्यार्थियों, हमने एक
एक मोटा मोटी चीजों को जानने की कोशिश की कि भारत में किस तरह से वर्षा की स्थितियां प्रभावित होती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, टेम्परेचर कैसे प्रभावित होता है अलग अलग क्षेत्रों में। यही कारण है कि भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सीजन पाए जाते हैं। सीजन, अब कौन कौन से सीजन हिंदुस्तान में पाए जाते हैं अगर हम इनकी बात करें तो भारत में मुख्य रूप से कितने सीजन होते हैं तो आप याद रखेंगे, परंपरा के अनुसार, पुरानी परंपराओं के अनुसार भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुएं, कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? 6। तो देखिए, सबसे पहले बसंत, दूसरी ऋतु बसंत को क्या कहते हैं? स्प्रिंग। बसंत ऋतु के बाद फिर आता है ग्रीष्म, ग्रीष्म कहते हैं समर। समर नेक्स्ट, तीसरा समर के बाद, गर्मी के बाद बारिश आएगी, रैनी। रैनी सीजन। नेक्स्ट फिर आएगा शरद। शरद को क्या कहते हैं? प्री विंटर, सॉरी ऑटम। शरद के बाद हेमंत, हेमंत को कहते हैं प्री विंटर। और लास्ट में आता है शीत या शिशिर, इसे कहते हैं कोल्ड विंटर। कितने सीजन हो गए? 6 सीजन। ये भारतीय पौराणिक परंपराओं के अनुसार, हमारी जो ट्रेडिशनल परंपराएं हैं, ट्रेडिशनल जो हमारी अप्रोचेज हैं, उनके अनुसार 6 प्रकार के, भारतीय परंपराओं के अनुसार 6 प्रकार के सीजन होते हैं। ये सीजन किस किस में, कितने कितने महीने के होते हैं? 2-2। साल भर, पूरा साल 12 महीने का है, तो हर सीजन 2-2 महीने का होता है। तो वो 2 महीने कौन कौन से होंगे? अगर यहां से हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार चलें, जिसके अनुसार ये 6 सीजन है, तो वो कैलेंडर के अनुसार चैत्र वैशाख, ये चैत्र हो गया और ये वैशाख हो गया। चैत्र वैशाख, फिर ज्येष्ठ आषाढ़, फिर श्रावण भाद्र, फिर अश्विन कार्तिक, फिर अगहन पौष, माघ फाल्गुन। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं कई बार। ये हमें 12 महीने याद होना चाहिए। अब इन्हीं के आधार पर आप बड़े आराम से कह सकते हो, चैत्र चूंकि मार्च में शुरुआत होती है, चैत्र मार्च, बस इतना याद रखना है। अब बना दो, मार्च अप्रैल, मई जून, जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी, हो गया। इस तरह से बनाना आसान है। तो हिंदुस्तान में ये 6 ऋतुएं होती हैं। किसके अनुसार? 6 ऋतुएं किसके अनुसार? ये हैं भारतीय परंपरा के अनुसार। ठीक है, मतलब आदिकाल से जो परंपरा चली आ रही है हिंदुस्तान में, उसके अनुसार भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। भारत में ऋतुओं का निर्धारण करता कौन है? ये तो हो गई भारतीय परंपरा के अनुसार। अब हम वर्तमान में ऋतुओं की अगर हम बात करें तो वर्तमान में ऋतुएं कौन कौन सी? तो आइए विद्यार्थियों, हम वर्तमान ऋतुओं की बात करते हैं।
भारत में डिपार्टमेंट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कहलाता है? शॉर्ट में बोल देते हैं इसको IMD। किताबों में आपको इसी तरह लिखा मिलेगा IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मीटियोरोलॉजिकल है ना, मीटियो, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहां, मीटियो कर लेना इसको, मीटियोरोलॉजिकल, METERO, मीटियो रो RO लॉजिकल, मीटियोरोलॉजिकल। फिर से लिख देता हूं, मौसम विज्ञान विभाग है ना भारत में, वो यही है, उसका काम यही है। तो यही मौसम विज्ञान विभाग है, इसे कहते हैं इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का काम क्या है? भारत में ऋतुओं का निर्धारण करना, भारत में मौसम की जानकारी देना, क्लाइमेट कैसा है उसकी जानकारी देना, उस पर नजर रखना, इसका काम है। तो इसके अनुसार भारत में 4 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी 4 ऋतुएं? ग्रीष्म, वर्षा, वर्षा के बाद शरद, शीत और शरद। भारतीय मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार भारत में 4 ऋतुएं होती हैं, गर्मी, सर्दी, वर्षा और शरद, 4 ऋतुएं बोली जाती हैं। भारत में ही आपको एक विशेष लक्षण देखने को मिलेगा, निचले भाग में सर्दी नहीं होती और ऊपर के भाग में गर्मी नहीं होती। ठीक, देखिए पूरी पृथ्वी पर यह लक्षण है। इक्वेटर पर केवल गर्मी, सर्दी नाम की चीज ही नहीं है। तो पोलर एरिया में केवल सर्दी, वहां गर्मी नहीं है। वही चीज भारत में भी है। भारत में निचले जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सर्दी नहीं होती, क्योंकि वार्षिक एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री के नीचे नहीं जाता, 18 के ऊपर ही बना रहता, तो सर्दी होने का प्रश्न ही नहीं है। तो ये सम जलवायु के क्षेत्र हैं, यहां सर्दी नहीं होती। तो वहीं ऊपर चले जाओ हिमालय पे, वहां गर्मी नहीं होती, वहां हर समय बर्फ ही जमी रहती है। गर्मियों में भी वहां भले ही जो आइस कैप है वो ऊंचे होते हैं, लेकिन फिर भी आप वहां देखेंगे वहां सर्दी बनी रहती है। गर्मियों में भी वहां सर्दी, हमारे यहां जब गर्मियां होती हैं तब भी वहां सर्दी होती है। तो भारत में भी पूरी पृथ्वी के समान ऐसे 2 क्षेत्र हैं। 2 भागों में बांट दो भारत को, ऊपर के भाग, ये वाले भाग, ये कैसे हैं? ये केवल सर्दी के लिए जाने जाते हैं। निचले भाग ये कैसे हैं? ये केवल गर्मी के लिए जाने जाते हैं। और बीच के भाग, ये वाले भाग कैसे हो गए? यहां सर्दी भी है, गर्मी भी है, बारिश भी है और शरद भी है। 4 ऋतुएं हैं यहां। तो वास्तव में विभिन्न प्रकार के सीजन अगर इंडिया में देखना है तो वो आपको बीच वाले क्षेत्र में ही देखने होंगे। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया इतना? विद्यार्थियों, ये मैंने आज आपको भारत की जलवायु के बारे में एक मोटा मोटी जो कॉन्सेप्ट होता है वो बताने की कोशिश की है। अब मैं इस जलवायु पर कल इसके आंतरिक फीचर्स की बात करूंगा। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है।
और भारत में जितनी भी ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं पर एक विशद विहंगावलोकन करेंगे, इनका एक सिंहावलोकन करेंगे, मतलब एक विस्तृत अध्ययन करेंगे इनका। तो कल मैं पहले कोपेन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा हो सके तो आप लोग पढ़ के आइएगा। पहले अगर मेरे से पढ़ा है तो पढ़ लेना, नहीं तो आप कहीं अगर उसमें डला होगा, अपने YouTube चैनल में कहीं पढ़ा हो अगर लेक्चर, तो उसको देख लेना, अन्यथा किताब से थोड़ा सा पढ़ के आना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो कल कोपेन क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे इंडियन क्लाइमेट के संबंध में। कोपेन ने भारतीय जलवायु क्षेत्र को 6 भागों में बांटा है, तो वो 6 भाग कैसे बने, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम कल विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, अभी आप देखते रहिए, अगले दिन फिर हम मिलते हैं इंडियन क्लाइमेट को लेकर, और साथ में एक नया लेक्चर और भी जो भी होगा उसके बारे में आपको हम विस्तार से जानकारी देंगे। जय हिंद।